मैट्रिक्स क्लासेस में राज्य व्यवस्था में आज हम दूसरे लेक्चर पे हैं। तो आज हम पिछले अध्याय में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को भारत में सुदृढ़ कर रही थी, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या उसके कमी को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जब भी कोई अधिनियम या कोई चार्टर एक्ट आता है वो पिछले आए हुए चार्टर एक्ट से बेहतर इसलिए होता है क्योंकि उन बीच में उन दिनों 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल के बीच में जो जो कमी प्रशासन को लगा उसमें सुधार के लिए ही कभी बीच बीच में एक्ट आया, अधिनियम आया। तो हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें यह बोला गया था कि हर 20 साल पे एक एक्ट पास होगा, एक अधिनियम एक्ट होगा, जिसमें वो सभी सुधार होंगे जो तत्कालीन जो प्रशासन है, जो संचालक है, उनको लगेगा कि हमें ये सुधार करना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। तो स्टार्ट करते हैं। सत्रह सौ तिरानवे का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम इसमें क्या था, जो पहला काम था, जो हम लोग कंपनी में जो कंपनी का जो विनियमन हुआ था, कंपनी का विनियमन जो था वो किस तरीके से हुआ था, कंपनी में इन्होंने क्या क्या सुधार किया था 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम से। तो जो सबसे पहला सुधार था, जो सबसे पहला वो था कि जो व्यापार एकाधिकार है, व्यापार एकाधिकार जो है वो 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो जहां पे हम 1793 में देख रहे हैं, तो अगली बार हम चार्टर एक्ट कब देखेंगे? 1793 प्लस 20 यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इसमें क्या था कि जो राजस्व, जो भारत का राजस्व था, यानी कि भारत के राजस्व से ही कंपनी के कर्मचारी जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के, वह जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे को जो वेतन का भुगतान किया गया, वेतन का भुगतान करना शामिल था, भुगतान होगा। यानी कि जो जितने भी भारत के राजस्व उस समय कंपनी को मिल रहे थे, उसी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और उस समय के जो भी कंपनी के कर्मचारी थे उनको वेतन दिया जाना था। तीसरा था कि कंपनी को जो ब्रिटिश क्राउन को 5 लाख पाउंड वार्षिक किराया या बोल सकते हैं जो व्यापार एकाधिकार दिया गया, उसके एवज के रूप में भुगतान करना था। वार्षिक भुगतान लिख देता हूं, भुगतान करना था। तो 1793 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो था कि जो कंपनी के कर्मचारी है और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका वेतन का भुगतान किससे होगा? तो भारतीय राजस्व से होगा, वो भारत के
राजस्व से ही दिया जाएगा। अब इसमें देखते हैं जो प्रशासनिक परिवर्तन था, जो प्रशासनिक परिवर्तन था, प्रशासनिक परिवर्तन में क्या था, इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं, बस जो गवर्नर था, जो गवर्नर जनरल कंपनी का, जो गवर्नर जनरल था, जनरल को, कंपनी का गवर्नर जनरल को अन्य गवर्नर पर वरीयता दी गई। ये पहले भी था, ऐसा नहीं था कि इसमें जोड़ा गया, बस बोला गया कि हाँ ठीक है, गवर्नर जनरल वापस से अन्य दो पे वो हावी होगा, तो कंपनी का गवर्नर जनरल को अन्य गवर्नर पर वरीयता दी गई। जो तीसरा पॉइंट था अन्य परिवर्तन में, वो इंपॉर्टेंट था। अन्य परिवर्तन वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि 3 पोस्ट, उस समय जो 3 पद थे वो काफी महत्वपूर्ण थे, जैसे गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ। उस समय के सबसे महत्वपूर्ण पद कमांडर इन चीफ। 1793 के चार्टर अधिनियम में यह बात बोला गया कि जब गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति जब होगा उसमें शाही अनुमोदन का होना, यानी कि रानी का परमिशन आवश्यक, शाही अनुमोदन होना आवश्यक, होना जरूरी है। तो 1793 के चार्टर अधिनियम में बस इतना सा ही था। अब आते हैं 1793 जो 20 साल के बाद, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें जो कंपनी का विनियमन था, उसमें पहला था कि व्यापार के एकाधिकार को तो वापस बढ़ा दिया गया 20 साल के लिए, मगर उसमें सिर्फ दो ही शामिल थे, 2 व्यापार शामिल थे, बाकी को खत्म कर दिया। यानी कि बोल सकता हूं कि इस बार का एकाधिकार खत्म हो गया, यानी कि व्यापार एकाधिकार को खत्म कर दिया, किंतु कर दिया। अपवाद में सिर्फ 2 व्यापार थे जो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार क्षेत्र में शामिल था। अपवाद में था, एक था चाय का व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार क्षेत्र में शामिल था। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमने कंपनी के इसमें हमको देखना था, वो था इसका प्रशासनिक परिवर्तन। आखिर प्रशासनिक रूप में किस तरीके से कंपनी को परिवर्तित किया, तो देखिए, अभी तक कंपनी गवर्नर जनरल और सिर्फ अनुमोदन तक सीमित था, रानी के अनुमोदन तक, मगर 1813 के चार्टर एक्ट में जो प्रशासनिक परिवर्तन हुआ उसमें कंपनी के ऊपर पहली बार क्राउन की संप्रभुता स्थापित हुआ, यानी कि पहली बार
कंपनी के ऊपर क्राउन की संप्रभुता स्थापित हुआ। संप्रभुता का मतलब होता है सभी फैसले क्राउन लेंगे। कहने का मतलब है कि भारत एक संप्रभु देश है। इसका कहने का मतलब है कि भारत अब जितने भी फैसले लेंगे, चाहे देशी हो या विदेशी हो, जितने भी फैसले हैं वो अपने स्वयं के मर्जी से लेंगे। इसके लिए किसी का दबाव नहीं होगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु था कि इसमें स्थानीय कर, पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्थानीय कर को लगाया गया, स्थानीय कर को शामिल किया गया और इसके लिए, यानी कि स्थानीय कर को वसूलने के लिए वहीं के जो गांव के ही प्रमुख हुआ करते थे उनको मुखिया बनाया गया। और यदि कर ना मिलने पर दंड का भी प्रावधान किया गया। कहा गया इसमें कि यदि आप कर नहीं देंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ये पहला समय था जब स्थानीय कर को शामिल किया गया था कि आप टैक्स लीजिए। तो स्थानीय कर को लगाया गया और कर ना देने पर दंड का प्रावधान किया गया। अब आते हैं अन्य परिवर्तन में। इसमें जितने भी बिंदु आएंगे सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अन्य परिवर्तन में हम देखेंगे कि इसमें पहली बार ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, प्रचार करने के लिए मान्यता दिया गया। यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म का प्रचारक थे, वो भारत में भी प्रचार करना चाहते थे, मगर अभी तक यहाँ पे इनको परमिशन नहीं था कि आप स्वतंत्र रूप से प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और पहली बार यदि आपसे पूछा जाएगा कि ईसाई मिशनरी जो धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हुए, यह अधिकार उनको कब मिला, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। दूसरा इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है 1813 के चार्टर एक्ट में कि इसमें यह समझा गया कि यदि आपको कंपनी चलाना है और कंपनी चलाने के साथ साथ यदि यहीं के मजदूर या यहीं के कर्मचारी आप लेना चाहते हैं तो इनको आप पाश्चात्य शिक्षा दीजिए। यानी कि अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास हो और इसी विकास के क्रम में इन्होंने शिक्षा पर उस समय 1 लाख रुपये को अपने बजट में शामिल किया।
बजट में शामिल किया। हालांकि ये पैसे खर्च नहीं हो पाए क्योंकि उस समय पता नहीं चला कि ये पैसा कहाँ पे खर्चा किया जाए। अगली बार जब हम इसके 1833 के चार्टर एक्ट में जब हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम शिक्षा के विकास को अलग से पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इसी 1813 के एक्ट के बाद शिक्षा को और विकसित करने के क्रम में जो वुड डिस्पैच आएंगे, शिक्षा के जितने भी आयोग आएंगे, वो बाद में उनको महसूस हुआ कि आखिर ये बजट खर्च कहाँ पे होगा। इसके लिए समय समय पर आयोग की व्यवस्था की गई, मगर इस समय जो 1 लाख रुपए दिए गए थे इसमें से ये 1 रुपये खर्च नहीं हुए थे। क्योंकि इसलिए खर्च नहीं हुए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं चला कि ये रुपया खर्च कहाँ करना है। अब 4th नंबर में देखेंगे महत्ता। आखिर 1813 के चार्टर एक्ट का अपने इतिहास में, अपने राज्य व्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस था। तो सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ, बोल सकते हैं विकास हुआ। विकास होने का ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि यही शिक्षा है जिसके कारण हम बाकी उस समय के जो नवजागरण, जो पुनर्जागरण के मतलब बोल सकते हैं कि जो अग्रदूत थे, उनसे हम संपर्क, उनके विचारों से हम प्रभावित हुए। यदि उस समय पाश्चात्य शिक्षा पे बल नहीं दिया जाता तो हो सकता है कि कभी हम मुसोलिनी और मेजनी को नहीं जान पाते। तो कुल मिला के ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये मजेदार टॉपिक भी है। तो हम पढ़ते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। सबसे पहले इसको बोलते हैं, एक और नाम है सेंट हेलेना अधिनियम। सेंट हेलेना अधिनियम। तो इसमें सबसे कंपनी के प्रशासन यानी कि कंपनी के विनियमन को देखेंगे किस रूप में हुआ। विनियमन किस रूप में हुआ। तो हम देखेंगे कि कंपनी के विनियमन में जिस तरीके से हमने 1784 में देखा कि इसे वाणिज्यिक और प्रशासनिक रूप में बांटा गया था या राजनीतिक रूप में बांटा गया था, अब क्या करेगा, वाणिज्यिक रूप में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप को पूरी तरीके से रद्द कर जाएगा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी, यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, क्या वो वाणिज्यिक काम करेगी? तो बिल्कुल नहीं। तो वाणिज्यिक निकाय के रूप में इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक रूप में वाणिज्यिक रूप के निकाय के रूप में खत्म कर दिया, मान्यता रद्द कर दिया गया, जिससे यह पूरी तरह प्रशासनिक रूप निकाय बन गया। प्रशासनिक निकाय बन गया, प्रशासनिक निकाय के रूप में अब यह काम करेगा। चूंकि प्रशासनिक निकाय के रूप में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि आप वाणिज्यिक रूप को खत्म कर दिए,
अब सिर्फ ये प्रशासनिक निकाय बन गया है, तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन होगा। देखेंगे यहाँ पे प्रशासनिक परिवर्तन में कि जहां पे बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बना दिया गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चूंकि इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इसे शक्तियां भी सबसे ज्यादा दी जाएगी। तो पूरे भारत का विधायी शक्ति जो है और सिविल और सैन्य शक्ति सब भारत के गवर्नर जनरल में निहित कर दिया। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को सैन्य शक्ति, सिविल शक्ति व विधायी शक्तियां दी गई, तो भारत के गवर्नर जनरल को सैन्य, सिविल और विधायी शक्तियां दी गई। चूंकि भारत के गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां दी गई तो जो बाकी जो 2 प्रेसिडेंसी थे, मद्रास और बंबई, उसके गवर्नर को की जो विधायी शक्तियां थी उन्हें वंचित कर दिया। यानी कि मद्रास व बंबई के गवर्नर की विधायी शक्तियां खत्म कर दी गई, यहां पे आपको केंद्रीकरण का एक रूप देखने को मिल रहा होगा कि सब जगह खत्म होके एक जगह शक्ति निहित हो रहा है, इसी को हम केंद्रीकरण कर रहे हैं। गवर्नर जनरल की शक्तियां खत्म हो गई, चाहे वो मद्रास का हो, बंगाल का हो, मद्रास का हो, बंबई का हो, इन दोनों की शक्तियां किसमें निहित हो गया? भारत के गवर्नर जनरल में। तो इसे हम बोल सकते हैं कि यह केंद्रीकरण का प्रयास है। फिर हम देखेंगे प्रशासनिक परिवर्तन में है कि इसमें एक सदस्य जोड़ा गया, इसमें एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, विधि सदस्य को जोड़ा गया। यानी कि ये कानून बनाएंगे, क्योंकि यह प्रशासनिक निकाय बन गया है, तो विधि सदस्य को जोड़ा गया जो नाम उनका था, जो लॉर्ड मैकाले थे, जो लॉर्ड मैकाले थे, को जोड़ा गया। और आगे चल के हम देखेंगे कि विधि आयोग एक अलग से कानून बनाएगा, जो अभी तक जो हम लोग का आईपीसी चल रहा है वो यही बनाएंगे। लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। अब चूंकि लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में जुड़ गए, तो अब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी
काउंसिल में यानी कि परिषद में 3 सदस्य से 4 सदस्य हो गए, 4 सदस्य होगा। याद रखिए, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ये पहला परिषद है जो हम लोग देख रहे हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद। आगे चल के हम पढ़ेंगे भारत के राज्य सचिव का भी एक परिषद होगा, काउंसिल होगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि उसमें भी 15 सदस्य होंगे, और विधान परिषद देखेंगे जो आगे चल के संसद का रूप लेगा। अब तीसरा में देखिए, अन्य परिवर्तन में भी आपको इंपॉर्टेंट बिंदु देखने हैं। अन्य परिवर्तन, इसमें जो पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि इसमें दास प्रथा को खत्म कर दिया, यानी कि धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर किसी भी कर्मचारी को कंपनी से वंचित नहीं किया जाएगा, रोजगार के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर कंपनी में रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर जो सुधार हुआ था वो था कि दास प्रथा का उन्मूलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इस भी याद रखिए, 1843। इसमें एक बिल पास हुआ था कि जो सिविल परीक्षा के लिए जो खुली प्रतियोगिता थी, मतलब सिविल सेवा के लिए जो प्रतियोगिता थी उसे ओपन किया जाए। तो सिविल सेवा की लिखित परीक्षा को खुली प्रतियोगिता करने की जो मांग थी, करने की मांग को खारिज कर दिया, मांग को अस्वीकृत कर दिया, और जहां पे जो जो अंग्रेज व्यक्ति थे उन्हें संपत्ति रखने पे खुलासा करना पड़ता था, यह हटा दिया गया कि अब कोई भी ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है कि यूरोपियन जितने भी है भारत में उन्हें अपने कंपनी का खुलासा करना जो अनिवार्य था उसको हटा दिया गया। यानी कि अंग्रेजों को या यूरोपियन बोल सकते हैं, यूरोपियन को अपने संपत्ति बनाने और खुलासा करने पर जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया गया, अब इसका इंपोर्टेंस, जो महत्ता है इसका, उसको तो हम यहां पे देख चुके हैं कि जो केंद्रीकरण का प्रयास किया गया, कि यानी कि केंद्रीकरण का आपको झलक देखने को मिला गया, और यह अंतिम प्रयास था जहां पे प्रशासन को केंद्रीकृत किया गया, यानी कि
ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकरण की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीकरण की ओर अंतिम प्रयास था, अंतिम प्रयास था। अंतिम प्रयास था कहने का मतलब यह है कि इसके बाद जब भी होगा वो शक्तियां बटेगी, किसी एक में निहित नहीं होगी, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि केंद्रीकरण का यह अंतिम प्रयास था। भारत में पहली बार, भारत में पहला विधि आयोग की स्थापना हुई, विधि आयोग की स्थापना हुआ। अध्यक्ष लिख देता हूं यहां पे, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले की स्थापना हुआ। यही आयोग 1860 में भारत के लिए भारतीय दंड संहिता बनाएगी, भारतीय दंड संहिता बनाएगी। यह महत्वपूर्ण है 1833 का चार्टर एक्ट। तो आज हमने पढ़ा 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे 1853, फिर उसके बाद ताज के शासन में घुस जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। मैट्रिक्स क्लासेस यह वादा करती है कि आपका तैयारी पूरी तरीके से सुदृढ़ हो, जिससे आगामी आने वाली परीक्षा में आपको, वनडे एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। तो आज 1 जनवरी 2026 है। इसके लिए मैं आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल बाकी और साल से बहुत ही बेहतरीन हो, इसकी मैं कामना करता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से आप सभी सुखी रहिए और बेहतरीन रहिए। धन्यवाद।